Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start the lecture number 11, that is customer perception of service. स्टार्ट से लेके अब तक हम जो वो सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं, सर्विसेज के फीचर्स के ऊपर हमने बात की, सर्विस की जो गैप मॉडल था उसके ऊपर हमने जो वो डिस्कशन की, फिर हमने जो वो पोजीशनिंग सर्विसेज के ऊपर जो वो डिस्कशन की काफ़ी लेक्चर्स के अंदर। आज हम बेसिकली बात करेंगे अबाउट कस्टमर परसेप्शंस ऑफ सर्विस। Our key questions are: what are the customer perception of service and what influence their perception? What is the concept and critical knowledge of service quality and how it is achieved in services? And what is the concept of service encounters and its linkage to the customer perception? तो सबसे पहली बात तो ये है कि कस्टमर परसेप्शन है क्या। ये लास्ट लेक्चर्स के अंदर भी जब हम पोजीशनिंग की बात कर रहे थे, जब हम गैप मॉडल की बात कर रहे थे, तो वहां पे भी हमने जो वो डिस्कस किया था कि कस्टमर परसेप्शन क्या है। सो कस्टमर परसेप्शन इज बेसिकली that what customer is expecting from the service and especially at the time of experience, जब वो experience करता है towards the any service, क्योंकि यहाँ पे प्योरली हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। सर्विसेज मार्केटिंग हमारा जो वो सब्जेक्ट है, तो इस वजह से ज़्यादातर हमारी एग्जांपल्स और ज़्यादातर जो वो हम जितने भी बिजनेसेस यहाँ पे डिस्कस करते हैं, कोशिश करते हैं कि सर्विसेज के ऊपर हमारा एजेंडा रहे। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले वी हैव टू डिफाइन दैट व्हाट इज कस्टमर। कस्टमर इज बेसिकली बड़ा सिंपल है, दैट एनीवन हु रिसीव्स द कंपनीज सर्विसेज। वैसे तो ओवरऑल कस्टमर की बात की जाए तो कस्टमर इज एनीवन हु इज पेइंग फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सर्विस परसेप्शन के ऊपर, सर्विस ओरिएंटेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई हम जो है वो सिर्फ कंपनी सर्विसेज का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज हुआ है। और ओवरऑल अगर सिर्फ कस्टमर को डिफाइन करना हो सर्विसेज के अलावा भी, तो फिर आप प्रोडक्ट्स को भी साथ ऐड कर सकते हैं। मींस एनीवन हु रिसीव्स द कंपनीज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सो यहाँ पे सिर्फ सर्विसेज का लफ्ज इसलिए यूज हुआ है कि सर्विसेज कंपनीज के जो कस्टमर्स हैं उनके रिगार्डिंग जो वो बात करने जा रहे हैं। हमेशा से कस्टमर जो है वो दो तरह के होते हैं, द वन इज एक्सटर्नल कस्टमर्स एंड वन आर इंटरनल कस्टमर्स। एक्सटर्नल कस्टमर्स कौन से हैं? जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस कस्टमर्स हैं जो B2B हमारे कस्टमर्स होते हैं, फिर इस तरह से सप्लायर्स हैं, पार्टनर्स हैं और एंड कंज्यूमर्स हैं। जितने भी लोगों को आप अपनी प्रोडक्ट जिस चेन में से गुजरती है, एक्चुअली दे आर बेसिकली कस्टमर्स। इनके लिए एक और वर्ड भी यूज होता है जिसको आप कह सकते हैं कि दीज आर पार्टनर्स ऑफ योर कंपनी। ठीक है, दीज आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, सो इनका कंपनी के अंदर स्टेक होता है। ये एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं, मींस जितनी भी कस्टमर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेच रहे हैं, वो सारे के सारे आपके एक्सटर्नल कस्टमर्स हैं। दूसरी आपकी टाइप आ जाती है जी इंटरनल कस्टमर्स। इंटरनल कस्टमर्स कौन से हैं? जो कि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल अदर डिपार्टमेंट्स हैं, आप उनको जो वो कुछ चीजें बेच रहे होते हैं या उनको दे रहे होते हैं या सेल कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली बिजनेस के अंदर हर चीज का रिकॉर्ड होता है। आपने अकाउंटिंग के अंदर कहीं पे ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि आपको हर चीज रिकॉर्ड करनी होती है, चाहे वो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट को, किसी दूसरी एंटिटी को आप, या इवन आपकी ही सब्सिडरी है उसको आप दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसको वो भी आपके कस्टमर्स ही हैं। या फिर फेलो एम्प्लॉयज हैं, ऑब्वियसली जो कंपनी के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं, काम करने वाले हैं, को वर्कर्स हैं, अगर वो भी जो वो कुछ परचेज करते हैं, तो ऑब्वियसली जो वो दे आर इंटरनल कस्टमर्स। ठीक है, सो एक्सटर्नल कस्टमर्स मींस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनल कस्टमर्स मींस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी लोग होंगे, चाहे वो अदर डिपार्टमेंट्स हैं या फिर जो वो फेलो एम्प्लॉयज हैं, इन सबको जो वो आप बोलते हैं इंटरनल कस्टमर्स। सो बेसिकली जो वो अब कंपनीज का ये कॉन्सेप्ट है
कि यू हैव टू ट्रीट एम्प्लॉइज एज अ इंटरनल कस्टमर्स, कि अगर आपके इंटरनल कस्टमर्स जो है वो सेटिस्फाइड हो गए, अगर वो जो है वो आपके साथ अटैच हो गए, लॉयल हो गए, तो ऑब्वियसली वो भी एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेंगे, आपके लिए एक अच्छा नेम क्रिएट करेंगे बाहर जाके दूसरे लोगों के सामने। इस वजह से यू हैव टू ट्रीट योर एम्प्लॉयज एज अ इंटरनल कस्टमर्स, कि आपको अपने जो एम्प्लॉयज हैं अगर वही आपकी कंपनी से डिससेटिस्फाइड हैं या वही आपके ब्रांड से डिससेटिस्फाइड हैं, अब तो बल्कि कई सारी कंपनीज हैं, जैसे मैं अभी पाकिस्तान के अंदर एग्जांपल दूं, ये तो एक रेड स्कारलेट की एग्जांपल दी गई है। पाकिस्तानी एग्जांपल अगर दूं तो खादी पाकिस्तानी कंपनी है, क्लॉथ कंपनी है, इसी तरह से स्पायर है। अब खादी वाले क्या करते हैं, अपने ही एम्प्लॉयज को वो एक कार्ड देते हैं मंथली शॉपिंग का, कि आप मंथली एक मंथ के अंदर 50,000 तक की जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर उनको डिस्काउंट भी देते हैं, यानी 50% ऑफ भी देते हैं, कि फॉर एग्जांपल इफ एनी सूट इज ऑफ वर्थ 5,000 तो आपको वो 2,500 रुपए का मिलेगा। अब वो क्या है कि एम्प्लॉयज को सबसे पहले वो अपना कस्टमर खुद ही बना रहे हैं, ठीक है, अपने ही एम्प्लॉयज को अपना कस्टमर बना रहे हैं, ताकि वो कंपनी से सेटिस्फाइड होंगे तो उसके उनके जितने रिलेटिव्स होंगे, उनके जानने वाले होंगे, उनके फ्रेंड्स होंगे, वहां पे वर्ड ऑफ माउथ अच्छा क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली बाहर नाम अच्छा जाएगा। सो इंटरनल कस्टमर्स या इंटरनल एम्प्लॉयज हमेशा से दूसरे जो एक्सटर्नल कस्टमर्स होते हैं उनके ऊपर भी अच्छा इन्फ्लुएंस या इम्पैक्ट डालने में कामयाब होते हैं। सो यू हैव टू ट्रीट योर एम्प्लॉयज एज द इंटरनल कस्टमर्स। आज के जो लेक्चर के अंदर मेजर हमारा टॉपिक है दैट इज कस्टमर परसेप्शन ऑफ क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये वाला मॉडल जो है वो अगर हमें समझ आ गई तो समझ लें आपका पूरे का पूरा लेक्चर जो है वो आपको समझ आ जाएगी। हमने सर्विस क्वालिटी की बात करनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करनी है, और इनका इम्पैक्ट हम देखेंगे कस्टमर परसेप्शन के ऊपर, ठीक है। सो आप देखिएगा कि सर्विस क्वालिटी, क्योंकि नीचे सर्विस क्वालिटी के बाद प्रोडक्ट क्वालिटी और प्राइस ये वाली चीजें भी लिखी हुई हैं, लेकिन हमारा फोकस क्योंकि सर्विसेज के ऊपर है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन का लिंक आपकी सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ है, इवन प्राइस के साथ भी है, और भी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये मेजर 3 आइटम्स हैं, या ये वाली 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्रिएट हो रही है। आप ये देखिएगा, इसी मॉडल को आपने रिवर्स करके देखना है। कस्टमर लॉयल्टी सबसे एंड पे आप बेसिकली अचीव करना चाह रहे हैं। कस्टमर लॉयल्टी अचीव करने की, लॉयल्टी होती है जो परमानेंटली अटैच होते हैं, जो कंपनी के साथ परमानेंटली कस्टमर अटैच होते हैं उसको कस्टमर लॉयल्टी बोला जाता है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, इफ एनीवन इज बेसिकली यूजिंग कोलगेट, तो वो सारी जिंदगी कोलगेट ही यूज करता रहेगा, ठीक है। या फिर जो वो अगर कोई किसी एक ब्रांड का स्पेसिफिकली जो वो अगर कोई नेस्ले वाटर यूज करता है तो वो उसी के ऊपर जो वो स्टिक होता है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कस्टमर लॉयल्टी, क्योंकि वो लॉयल है उसके साथ, वो उसके साथ अटैच है परमानेंटली उस कंपनी के साथ। स्पेशली अगर आप स्मोकर्स को देखेंगे तो अगर कोई गोल्ड लीफ का यूजर है तो वो जो वो किसी दूसरे ब्रांड के ऊपर जो वो बड़ा मुश्किल से जो वो कंप्रोमाइज करेगा, वो अपने ही ब्रांड के ऊपर जो वो स्टिक रहेगा, जस्ट बिकॉज ही और शी इज बेसिकली लॉयल विद द कंपनी। अब वो लॉयल्टी के बैक एंड पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगी। इफ ही और शी इज सेटिस्फाइड विद द कंपनी, तब जो है वो कस्टमर लॉयल्टी होगी। और सेटिस्फेक्शन के पीछे आपके ये 3 फीचर्स हैं, सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी एंड प्राइस। और भी काफी सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये मेजर 3 फीचर्स की बात की गई है। अब स्पेशली अगर सर्विस क्वालिटी की बात की जाए, क्योंकि हम सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट के अंदर देख रहे हैं, तो सर्विस क्वालिटी किन चीजों पे बेस कर रही होती है? रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी एंड देन टेंजिबल्स, ठीक है। ये कुछ जो वो ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि बेसिकली सर्विस क्वालिटी को बेहतर जो वो बना रही हैं, या उनसे आपको लग रहा है कि ये वाले फीचर्स अगर हैं तो फिर जो वो आपकी सर्विस क्वालिटी अच्छी है। सो
इस तरह से जो वो आपने मॉडल को अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर लॉयल्टी अचीव करने के लिए सेटिस्फैक्शन अचीव करना जरूरी है। कुछ सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं और पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। एंड फॉर कस्टमर सेटिस्फैक्शन यू हैव टू अचीव these three things, mean service quality, product quality and price. And for service quality आपको reliability, responsiveness, assurance, empathy, tangibles, इन चीजों को इंश्योर करना है। देन आप जो वो ओवरऑल कस्टमर परसेप्शंस ऑफ क्वालिटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बेहतर बना सकेंगे। अब इनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। अब सबसे पहले अगर हम इन फैक्टर्स की बात की जाए जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को क्रिएट करते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि ये वाले कस्टमर सेटिस्फेक्शन के 3 मेजर जो वो फैक्टर्स ये इस मॉडल के अंदर लिखे गए हैं, इसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स हैं, उनको हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रोडक्ट क्वालिटी का मतलब क्या है? अब इसमें सबसे पहले फैक्टर्स के अंदर सबसे पहले प्रोडक्ट क्वालिटी का नाम आया। प्रोडक्ट क्वालिटी मींस कि वो जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं कंपनी से, चाहे फॉर एग्जांपल आप जो वो मोबाइल फोन परचेज कर रहे हैं, तो उस मोबाइल फोन की क्वालिटी, उसके फीचर्स, उसका स्टाइल और डिजाइन, ये चीजें उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगी। ठीक है। देन इसी तरह से सर्विस क्वालिटी। सर्विस क्वालिटी मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग सर्विसेज, कि आपका वो जो एक्सपीरियंस है या उस दौरान जो आपने जब परचेज किया, वाइल परचेजिंग द सर्विस या वाइल यूजिंग द सर्विस, आपकी वो सर्विस क्वालिटी जो वो अप टू द मार्क होनी चाहिए। देन जो वो यू कैन इन्फ्लुएंस बेसिकली द कस्टमर, और जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो वो क्रिएट होगी। इकट्ठे अगर हम इन दोनों को करना चाहें तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इन दोनों की क्वालिटी जो वो ऑब्वियसली अप टू द मार्क होनी चाहिए। अप टू द मार्क कैसे होगी? जब वो कस्टमर्स के अकॉर्डिंगली होगी, क्योंकि कस्टमर के लिए अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली वो अच्छी नहीं है। अगर कस्टमर उसको जो वो इंपॉर्टेंस दे रहा है, या कस्टमर के लिए वो ठीक है, या कस्टमर की नीड्स पूरी हो रही हैं, या कस्टमर की डिजायर्स पूरी हो रही हैं, तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी जो वो अप टू द मार्क है। ठीक है। हम यूजुअली जो वो इस चीज का बोलते होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर यूजिंग नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो आप बोलते हैं, आप यूजुअली आपका एक्सपीरियंस होता है, आप कहते हैं कि जिनकी सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है, बिकॉज दे आर ऑफरिंग सर्विसेज, और वहां पे जी रश लगा होता है, लाइनें लगी होती हैं, वो कस्टमर्स को अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, या फिर उनके पास जो वो रश को मैनेज करने की मैनेजमेंट नहीं है, या उनके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, या प्रॉपर एजुकेटेड स्टाफ नहीं है। सो जिस वजह से क्या होता है कि आपको जो वो आप बोलते हैं कि ये सर्विस क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। सो इसी तरह से द सेकंड वन इज कि अगर आप जो वो इफ यू आर यूजिंग एनी अदर बैंक, फॉर एग्जांपल आप यूबीएल यूज कर रहे हैं, मिजान बैंक यूज कर रहे हैं, या कुछ और जो वो किसी और बैंक का आपका एक्सपीरियंस है, तो आप बोलते हैं यूजुअली कि जी इनका सर्विस क्वालिटी अच्छी है। वो कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, कि वो वाली जो सर्विस टाइमिंग है, वहाँ पे जो वो उसकी कॉस्ट है, वहाँ पे आपकी जो नीड फुलफिलमेंट है, ये सारी चीजें जो वो पूरी होंगी, तो ऑब्वियसली आपकी सर्विस क्वालिटी जो वो बेहतर होती जाएगी, या प्रोडक्ट क्वालिटी जो वो बेहतर होती जाएगी। सो दीज आर द फैक्टर्स हु आर इन्फ्लुएंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इम्प्रूव कर रही है। तीसरा फैक्टर आ जाता है जी प्राइस। ऑब्वियसली प्राइस मींस अ लॉट। अगर प्राइस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नहीं है, तब भी जो वो ऑब्वियसली कस्टमर बाय नहीं करेगा। प्राइस जो वो एक मेन फैक्टर के तौर पे कंसीडर होता है। लोग यूजुअली जो वो प्राइस की वजह से परचेज कर भी लेते हैं और परचेज को स्किप भी कर देते हैं। ठीक है। सो आपकी 4 पीस के अंदर भी एक पी जो वो आपकी प्राइस भी है। ठीक है। जो 4 पीस या 7 पीस ऑफ मार्केटिंग है, उनके अंदर भी एक आपकी प्रोडक्ट है। इसी तरह से वो प्रोडक्ट को आप प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखेंगे। एक पी आपकी प्राइस थी वहां पे, सो प्राइस भी एक फैक्टर होता है। देन इसी तरह से स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फीचर्स। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन का टच है, मोबाइल फोन की बैटरी टाइमिंग है, मोबाइल फोन की जो वो साउंड क्वालिटी है, ये उसके फीचर्स हैं जिसकी वजह से आप जो वो कस्टमर बाय करता है। इसी तरह से सर्विसेज के फीचर्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल सर्विस डिलीवरी टाइम है, एक्यूरेसी ऑफ सर्विसेज है, प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है।
ट्रीटमेंट विद द कस्टमर है, ठीक है, और सर्विस कॉस्ट है, सर्विस प्राइस है। ये सारे फीचर्स जो वो ऑब्वियसली these are specific product and services features who are making basically influence on the customers, के जो customers के ऊपर influence create करते हैं। And the next factors are basically consumer emotions. Consumer emotions भी obviously जो वो customer की perception build करने में एक role play करते हैं। For example, if you are in good mood, happy mood, और आपने तब जो वो सर्विसेज यूज की, तो ऑब्वियसली सर्विसेज के ऊपर उस मूड का, उन इमोशंस का अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, जिस वजह से कंज्यूमर इमोशंस भी इन्फ्लुएंस जो वो करती हैं। आप जो वो वेकेशंस पे थे, हैप्पी मूड की एग्जांपल अगर लें हम, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ऑन वेकेशंस, या आप जो वो हनीमून टूर के ऊपर हैं, तो देन ऑब्वियसली योर इमोशंस आर पॉजिटिव, आप जो वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हैं, और आपको एक्सपीरियंस अच्छा जो वो पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट जो वो उस सर्विस एक्सपीरियंस के ऊपर भी आ रहा होगा। इसी तरह से इफ यू आर इन बैड मूड, अगर आप अनहैप्पी हैं और आपका मूड जो वो अच्छा नहीं है, तो ऑब्वियसली उस दौरान आपने सर्विस को बाय किया और परचेज किया, तब कुछ भी थोड़ा बहुत भी आपके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो ऑब्वियसली उनका इफेक्ट आपकी कस्टमर परसेप्शन के ऊपर पड़ेगा। तो कंज्यूमर इमोशंस भी एक फैक्टर हैं जो कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं या परसेप्शन के ऊपर इन्फ्लुएंस करती हैं। द नेक्स्ट वन आर एट्रीब्यूशन फॉर द सर्विस सक्सेस और फेलियर। ये एट्रीब्यूशन फॉर द सर्विस सक्सेस और फेलियर का मतलब क्या है? दीज आर बेसिकली कॉजेज ऑफ सक्सेस और फेलियर्स। Customer sometimes basically seeks or find out basically the causes of success or failures. If you have good experience or positive experience with the services, तो आप उसकी causes search out कर रहे होते हैं कि किन causes की वजह से जो वो obviously ये आपका positive experience हुआ है, और अगर आपका negative experience हुआ है तो तब भी आप उसकी causes को जो वो find out कर रहे होते हैं। वो causes sometimes जो वो influence कर रही होती हैं। For example, जो वो वेदर जो वो एक कॉज हो सकता है आपकी जो वो उस एक्सपीरियंस के ऊपर। इसी तरह से वहाँ पे सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी कॉज हो सकती है, पावर ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। देयर आर बेसिकली सेकेंडरी सोर्सेज के जिनके थ्रू आपकी सक्सेस और फेलियर के चांसेस जो वो इंक्रीज हो जाते हैं। सक्सेस भी हो सकती है और फेलियर भी हो सकता है। सो ये एट्रीब्यूशंस क्या हैं? दीज आर बेसिकली कॉजेज। उन कॉजेज की वजह से भी आपका कस्टमर जो वो इन्फ्लुएंस होता है। देन इसी तरह से परसेप्शन ऑफ इक्विटी और फेयरनेस। ये परसेप्शन ऑफ इक्विटी और फेयरनेस क्या है? बेसिकली ये कस्टमर की परसेप्शन है कि कस्टमर समटाइम फील्स कि आई एम बेसिकली ट्रीटेड अनफेयर, या दूसरे कुछ कस्टमर्स को जो है वो कंपनी ज्यादा बेहतर ट्रीट कर रही है हमसे, ठीक है। अगर ये कस्टमर्स ऑफ इनइक्वालिटी या फिर अनफेयरनेस इस चीज का कॉन्सेप्ट जाएगा तो आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कस्टमर के ऊपर परसेप्शन ऑफ इक्विटी जाएगा, मीन सारे कस्टमर्स को इक्वली जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, या सारे कस्टमर्स की को इक्वली सर्व किया जा रहा है, या फेयरली जो है वो ट्रीट किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली इस चीज का पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सो ये भी परसेप्शंस को बिल्ड करने में अपना एक रोल प्ले करती है। इसी तरह से आपके अदर कंज्यूमर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, को-वर्कर्स हैं, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ऑब्वियसली आपको इन्फ्लुएंस करते हैं टुवर्ड्स द कस्टमर परसेप्शन। सो ये कुछ फैक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी, price, specific products or services features, consumer emotions, attributions for the services success or failures, then perception of equity or fairness, then other consumers, family members and co-workers. These are some factors who are influencing customer satisfaction, जो कि इस मॉडल के अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन के ऊपर ये काफी सारे फैक्टर्स हैं, जिनमें से 3 ये हाईलाइट किए हुए हैं हमने: सर्विस क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्राइस। और इनके अलावा कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हमने इस स्लाइड के अंदर डिस्कस किया है।
जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फीचर्स हैं, कंज्यूमर इमोशंस हैं, एट्रीब्यूशंस हैं, परसेप्शंस ऑफ इक्विटी है, अदर कंज्यूमर्स, फैमिली मेंबर्स और को वर्कर्स हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टुवर्ड्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इस मॉडल के अंदर, जहाँ पे हमने बात की थी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो ये वाले फैक्टर्स को हमने डिस्क्राइब किया है इस वाली स्लाइड के अंदर। तो अब आ जाते हैं आपकी सर्विस क्वालिटी के ऊपर। सर्विस क्वालिटी के भी कुछ वेरियस फेसेट्स हैं। फेसेट्स से मुराद ये होता है कि कई सारे फैक्टर्स हैं, कॉजेज ऐसे हैं बेसिकली, या उस सर्विस क्वालिटी के बिहाइंड जो रीजन है उनकी जो वो बात कर लेते हैं कि वो कैसे जो वो सर्विस क्वालिटी को बेहतर या जो वो उसको सक्सेस और फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। नंबर 1 इज इंटरेक्शन क्वालिटी। इंटरेक्शन क्वालिटी क्या है कि व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद द कस्टमर्स, कि आप जब कस्टमर्स के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्शन क्वालिटी। आप यूजुअली बैंकिंग के सेक्टर के अंदर आपको एक्सपीरियंस हुआ होगा, आप जब बैंक के अंदर जाते हैं तो कितना वार्मली वेलकम किया जाता है, ठीक है। सो या फिर आपको इवन जो वो चाय सर्व की जाती है, या फिर आपको जो वो पानी सर्व किया जाता है। सो दीज आर बेसिकली द इंटरेक्शन विद द कस्टमर्स, कि आप जब कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी जितनी पॉजिटिव होगी उतना कस्टमर के लिए सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी। अगर जैसे हम प्रीवियस स्लाइड के अंदर नेशनल बैंक की एग्जांपल ले रहे थे, तो वहां पे अगर आप लाइन के अंदर लगे होंगे, आपको वार्मली वेलकम नहीं किया जाएगा, वहां पे भी आप सर्विसेज ही रिसीव कर रहे हैं, लेकिन सर्विस क्वालिटी एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन वो डाउन चली जाएगी। इसी तरह से दूसरी चीज आ जाती है आउटकम क्वालिटी। आउटकम मींस रिजल्ट। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर बाइंग इंटरनेट सर्विसेज फ्रॉम द पीटीसीएल, तो जो आउटकम क्वालिटी है दैट शुड बी स्पीड ऑफ द इंटरनेट, दैट शुड बी ब्राउजिंग ऑफ द इंटरनेट। वो जितनी स्ट्रांग होगी, जितना रिजल्ट स्ट्रांग होगा, ऑब्वियसली उतनी सर्विस क्वालिटी इंप्रूव होगी। सो एंड रिजल्ट को आउटकम क्वालिटी बोलते हैं आप। सो आउटकम क्वालिटी अगर अच्छी है तब भी वो सर्विस क्वालिटी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड द थर्ड वन, फिजिकल एनवायरनमेंट क्वालिटी। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर डिलीवरिंग सर्विसेज फ्रॉम एनी आउटलेट या एनी फ्रेंचाइज या एनी फिजिकल स्पेस, तो उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो एम्बियंस है, जैसे हम बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे, तो बैंक का जो ब्रांच है वो बेसिकली फिजिकल इन्वायरमेंट है वहाँ पे। सो उस फिजिकल इन्वायरमेंट को भी अच्छा क्रिएट करना, उसकी क्वालिटी वो इम्प्रूव करना, वो भी ऑब्वियसली सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। सो दीज आर वेरियस फेसेट्स, इनको फेसेट्स बोलेंगे। दीज आर वेरियस फेसेट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी which can improve basically the service quality. यहाँ पे आप देखें, these are basically relationships between customer satisfaction and loyalty in competitive industries, ठीक है। किस तरह से उसको देखा जा रहा है, आप ये देखिएगा। लॉयल्टी इस वो साइड पे वो लिया गया ऑन द वाई एक्सिस, और सेटिस्फेक्शन मेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ 5 स्केल, लिकर्ट स्केल, जैसे वेरी डिससेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, नेवर सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड और वेरी सेटिस्फाइड। सो स्केल के ऊपर उसको मेजर किया गया, रिलेशनशिप बिटवीन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड लॉयल्टी इन कंपैरेटिव इंडस्ट्री। सो हम आ जाते हैं डायमेंशंस के ऊपर। ये इसी मॉडल को आपने बार बार ज़हन में रखना है। इस मॉडल के ऊपर हम बेसिकली बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात की, और फिर हमने इन फैक्टर्स को डिस्कस किया विच आर बेसिकली क्रिएटिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन। अब हम स्पेशली इन सर्विस क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे थे। कुछ फेसेट्स की भी हमने बात की कि जो सर्विस क्वालिटी के जो आउटकम्स हैं, जो बेसिकली सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन फेसेट्स को हमने डिस्क्राइब किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ सर्विस क्वालिटी। ये वाले जो फीचर्स हैं, रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, एम्पैथी, टेंजिबल्स, इनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सर्विस क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे ऑब्वियसली।
सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ सर्विस क्वालिटी कि जिनकी वजह से सर्विस क्वालिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अब सबसे पहला फैक्टर है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज बेसिकली द एबिलिटी टू परफॉर्म द प्रॉमिस्ड सर्विस डिपेंडेबली एंड एक्यूरेटली। और इसके साथ साथ क्या है कि आप रिलाय कर सकते हो उस कंपनी के ऊपर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है आप उसके ऊपर रिलाय कर रहे हो। इस एबिलिटी को बेसिकली रिलायबिलिटी बोला जाएगा। अब ये रिलाय कब किया जा सकता है? जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर जो है वो आप पीटीसीएल के सर्विसेज की हम बात कर रहे थे जैसे अभी, तो अगर कंपनी ने जो प्रॉमिस किया है कि हाई स्पीड इंटरनेट या फिर जो वो एक्यूरेसी ऑफ ब्राउजिंग या फिर जो वो अनइंटरप्टेड कनेक्शन, ये कंपनी ने प्रॉमिस किए हैं। इफ यू आर डिलीवरिंग द प्रॉमिस्ड सर्विसेज और एक्यूरेटली आप जो वो डिलीवर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर रिलायबल। और अगर आप जो वो प्रॉमिस आपने ऐसा किया हुआ है लेकिन जो ही बारिश आपकी होती जाए तो आपका इंटरनेट जो वो ड्रॉप हो जाए, या फिर आपकी जो जब आप ब्राउज करने लगे तो स्पीड आपकी कम हो जो आपने लिखी हुई है उससे, तो इट मीन्स यू आर नॉट रिलायबल। सो रिलायबिलिटी का ताल्लुक परफॉर्मेंस के साथ है कि परफॉर्मेंस जितनी कंसिस्टेंट होगी, जितना जो वो ऑब्वियसली जो प्रॉमिस्ड सर्विसेज हैं उनके साथ अगर कंपेयर किया जाएगा तो देन ऑब्वियसली प्रॉमिस्ड सर्विसेज और परफॉर्मेंस ये अगर इक्वल हैं तो रिलायबिलिटी है, ठीक है। और अगर आपकी प्रॉमिस्ड सर्विसेज और परफॉर्मेंस के अंदर गैप है या वो इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली आप जो वो रिलायबल नहीं है। द सेकंड फैक्टर इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस क्या है? विलिंगनेस टू हेल्प कस्टमर्स एंड प्रोवाइड प्रॉम्प्ट सर्विसेज। मीन्स if you are facing any trouble या customer is facing any difficulty, तो आप उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसको जो है वो हेल्प कर रहे हैं, उसकी जो है वो क्वेरीज को रिजॉल्व कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू आर रिस्पॉन्सिवनेस। कंपनी अगर रिस्पॉन्सिव है तो सर्विस क्वालिटी बेहतर हो। एंड द थर्ड फीचर और डायमेंशन इज एश्योरेंस। मीन्स इम्प्लाई नॉलेज एंड कर्टेसी and their ability to inspire the trust and confidence. Means जब एम्प्लॉयज या जो कंपनी है, जो सर्विस डिलीवरी कंपनी है, जो सर्विस डिलीवर कर रही है, उसके जो एम्प्लॉयज हैं, इफ दे आर रिस्पॉन्सिबल और वो अश्योर कर रहे हैं कस्टमर को और दे आर एम्पावर्ड, तो देन ऑब्वियसली अश्योरेंस वाला फैक्टर जो वो अश्योरेंस मीन्स यू कैन से कि जब आप जो वो एम्प्लॉयज के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं या एम्प्लॉयज जो वो प्रॉमिस कर सकते हो कस्टमर्स के साथ विद कॉन्फिडेंस, ठीक है, तो दे आर बेसिकली अश्योरिंग द कस्टमर्स। सो अश्योरेंस को आप ये कह सकते हैं यकीन, ठीक है। रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड द थर्ड फैक्टर इज अश्योरेंस। द नेक्स्ट फैक्टर इज एम्पैथी. Empathy means caring, individualizing, attention given to the customers. And the last one is tangible, means appearance of physical facilities like equipments, personnel, and communication materials. So these are basically some of the factors or dimensions of service quality. जैसे आप जो वो इनकी examples भी देख सकते हैं, ठीक है। So this is the example of reliability, responsiveness, then इसी तरह से empathy and tangibility, and these are basically the features or dimensions